अपने बेटे बहू से प्रताड़ित उमा जी घर से भागकर इधर उधर भटक रही थी। भटकते भटकते वह एक पार्क में पहुंच गईं। वह वहीं एक बेंच पर बैठी हुई थी। उमा जी वहीं पार्क में कई दिनों से बैठी थी। उनका भूख के मारे बुरा हाल था। उधर दूसरी तरफ और अपनों को याद कर रही थी। वही अपने जो उनके खुद के बेटे थे और धोखे से छोड़ गए थे। शरीर पर कई जगह जख्म बने हुए थे और एक पैर से लंगड़ा कर चल रही थी। जख्म ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। चेहरे पर भी कुछ नीले से निशान थे, जैसे कि उन्हें बेदर्दी से मारा गया हो। आखिर स्टेशन पर कब तक पड़ी रहती, क्योंकि उमा जी जो कभी स्कूल में टीचर रह चुकी थी और जानती भी थी कि मेहनत से कमाकर खाया जा सकता है और वह इस बात को कभी भूल नहीं सकती थी। उन्होंने कई दुकानों पर काम भी मांगा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। बात विश्वास की भी थी, जो आजकल जल्दी से कोई किसी पर नहीं करता। किसी ने कहा कि गुरुद्वारे चली जाइए, सेवा के बदले खाना तो मिल ही जाएगा। यह बात उनके कानों में बैठ गई और वह हर किसी से गुरुद्वारे का पता पूछती रही। घर वापस जा सकती थी, मगर दरवाजे तो बंद ही हो चुके थे और बस वही नहीं हुआ था। अगर जाती तो वहाँ भी दुत्कारा जाना बाकी था। लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए वह घर जाने के बजाय गुरुद्वारे का पता पूछने लगी। भटकते भटकते जाने कितने किलोमीटर चलती हुई उमा जी गुरुद्वारे पहुँच गई। वहाँ जाकर सबसे पहले कीर्तन में बैठी और फिर प्रसाद खाया। कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया था। फिर उन्होंने वहाँ नियुक्त सेवादार से कहा, भाई साहब, इधर कोई सेवा मिलेगी क्या? मैं अकेली बेसहारा औरत हूँ, मुझे बस एक कोना रहने को दे दो और कोई सेवा करने को दिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उस सेवादार ने उनसे थोड़ा रुकने को कहा और खुद चला गया। वह एक तरफ बनी बेंच पर बैठी रही और उसके आने का इंतजार करती रही। आधा घंटे बाद सेवादार ने आकर पूछा, माता जी, आप रोटी बना देंगी? यह सुनते ही उमा जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं, मैं तो ढेर सारी रोटी बना सकती हूँ। उमा जी को वहाँ सेवा तो मिल ही गई थी और साथ ही एक बड़े हॉल में एक कोने में एक बिस्तर भी मिल गया था, जहाँ महिलाएं ही रहती थी। अब उनके रहने और खाने का इंतजाम हो गया था। उमा जी के जख्म और उन्हें लंगड़ाता देख हर कोई उनसे इस बारे में पूछता, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। कह देती कि किसी से टक्कर हो गई थी। उस हॉल में सब लोग उनकी तरह नहीं थे, बस कुछ ही महिलाएं उनकी तरह परेशानी से जूझ रही थी। बाकी महिलाएं यहाँ कुछ दिन रहने आती और सेवा करके चली जाती। गुरुद्वारे में लगे हेल्थ कैंप में सब लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाने आते थे, तो दूसरी महिलाओं के कहने पर उमा जी ने वहां जाकर अपना जख्म दिखाया। लेकिन डॉक्टर के चोट के कारण पूछने पर उमा जी हकला गईं और कह दिया कि मैं गिर गई थी, इसलिए चोट है। लेकिन उस महिला डॉक्टर को लगा कि यह झूठ बोल रही हैं। उसने उनके घर के बारे में पूछा, मगर उमा जी ने कहा कि बच्चे बाहर रहते हैं और वह एक विधवा अकेली औरत है और गुरुद्वारे में सेवा करना पसंद करती है। लेकिन डॉक्टर को उनकी हालत पर शक हो गया कि विदेश में रहने वाले बच्चों की माँ यहाँ गुरुद्वारे में इस हालत में क्यों है। उसको हैरानी थी कि उमा जी के पास एक फ़ोन तक भी नहीं था, तो फिर वह बच्चों के संपर्क में कैसे रहती हैं। यह पूछने पर कि फिर वह बच्चों से बात कैसे करती हैं, उनका फ़ोन कैसे आता है, इस पर भी उमा जी सकपका गईं और वहाँ से बाहर चली गईं।
उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर ज़्यादा छानबीन कर रही हैं। शायद उमा जी को अपना आसरा छिन जाने का डर था। आखिर उनके बच्चे कहाँ थे, या कहीं थे भी या नहीं थे, इसका पता सिर्फ वही जानती थी और बताना नहीं चाहती थी। डॉक्टर को शांति जी के बारे में जानने की रुचि थी, क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहती थी। एक दिन उनसे उमा जी से कहा कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, जिस पर उमा जी ने जवाब दिया कि अमेरिका में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह 1 हफ्ते बाद अमेरिका ही जा रही हैं। अगर कुछ भेजना हो तो उनके द्वारा अपने बच्चों को कुछ भेज सकती हैं। पता दे देंगी तो वह पहुंचा देंगी। इस बात पर उमा जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह अब क्या करें और क्या ना करें। अमेरिका में तो कोई रहता ही नहीं था, पता कैसे दें। पहले तो उन्होंने झूठ बोला, मुझे पता मालूम नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फ़ोन करके मांग लीजिए, बल्कि आप मेरे फ़ोन से उनको फ़ोन कर सकती हैं, उनका नंबर दे दीजिए। उमा जी जैसे उसकी बातों में फंस ही गई थी। कोई नंबर होता तभी तो देती बेचारी। डॉक्टर उनके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ रही थी कि बात कुछ और है। उसने उन्हें कुछ बोलते ना देखकर कहा, उमा जी कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर मदद करने की कोशिश करूंगी। सच बताइए, बच्चे कहाँ हैं? उमा जी के पास आज डॉक्टर के सवालों से बच निकलने का कोई चारा नहीं बचा था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डॉक्टर बार बार उनसे पूछ रही थी और उमा जी बैठी बस जमीन को ताक रही थी। आखिर उनका सब्र टूट ही गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति को छोड़कर पूरा परिवार है और इसी शहर में रहता है। सच तो यह है कि मैं अपने ही बच्चों की सताई हुई माँ हूँ। कैसे भी करके खुद को जिंदा रखे हूँ कि शायद कभी तो वह मुझे ढूंढकर मुझ तक पहुँचेंगे। बस एक बार सबको देखना चाहती हूँ। डॉक्टर यह सब सुनकर बहुत हैरान थी। उसने कहा, उमा जी, आप अपने घर का पता बताइए, मैं उन्हें समझाऊंगी, आपके लिए कोशिश करूंगी। लेकिन उमा जी ने पता बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, वह नहीं आएंगी, उन्हें मेरी ज़रूरत है ही नहीं। डॉक्टर हैरान थी, लेकिन उमा जी समझने के बाद भी पता देने के लिए राजी नहीं हुई। डॉक्टर जानती थी कि उमा जी ऐसे हालात तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने फिर से उमा जी से कहा, उमा जी, आप घर का पता मत बताइए, लेकिन यह तो बता दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ रहना पड़ता है। इस बार डॉक्टर की बात सुनकर उमा जी का मन दुखी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने दर्द को आंखों में ना रोक सकी। डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2 बेटे, 1 बहू और इतना बड़ा पति का बनाया हुआ घर है, लेकिन औलाद निकम्मे निकली। पति की मेहनत पर पानी फेर दिया। डॉक्टर यह सुनकर हैरान थी। आगे उमा जी ने कहा, डॉक्टर, मेरे पति बिजनेसमैन थे और घर में बेशुमार पैसा था। बच्चों को अच्छा खिलाया और पढ़ाया। बड़े होने के बाद दोनों सिर्फ आवारागर्दी करते थे। अपने पापा के लाख समझाने के बाद भी दोनों की संगत बिगड़ती गई और न ही पढ़ाई लिखाई हुई। इनके पिता इनकी आए दिन आती शिकायतों से परेशान रहने लगे थे। यहाँ वहाँ झगड़ा, गुंडागर्दी से तंग हो चुके थे। पुलिस भी घर तक आने लगी थी, लेकिन इनके पापा को इज्जत के कारण इन्हें छोड़ जाती थी। मेरे पति इससे बीमार रहने लगे और हद तो तब हो गई जब बड़े बेटे राज एक लड़की को लेकर भाग गया।
पुलिस उसको दिन रात ढूंढती रही और सारा मोहल्ला और समाज हम पर थूकता रहा। इस बदनामी के कारण परेशान रहने से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान नहीं बची। कहते हुए उमा जी फिर से रोने लगी। डॉक्टर ने उनकी पीठ को सहलाया और जब वह कुछ शांत हुई तो आगे के बारे में पूछा। उमा जी ने आगे कहा, बड़ा बेटा राज लौट कर भी नहीं आया था और इधर मैं अपने पति को खो चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए उसका इंतजार हो रहा था। राज लौटा तो सही, लेकिन सारे संस्कार होने के बाद और साथ में वह लड़की भी थी जिससे वह शादी कर चुका था। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। बाप की अर्थी के वक्त राज पत्नी को घुमा रहा था। कैसा निर्लज्ज बेटा पैदा किया है मैंने, डॉक्टर ने कहा। लेकिन आपने घर क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर के यह सवाल पूछने पर उमा जी फिर से अतीत में पहुंच गई और अपनी बात बताने लगी। डॉक्टर, राज बहू लेकर तो आया था, लेकिन बहू के संस्कार जाने कैसे थे, जाने कैसे घर से आई थी। खुले कपड़े और राज के साथ खुले में सो जाती थी। छोटे भाई तक का लिहाज ना किया और मेरा तो करते ही नहीं थे। एक दिन मैंने कहा कि बहू कमरे में किया करो जो करना है। हर वक्त पति से सबके सामने चिपके रहना शोभा नहीं देता। इधर तुम्हारा देवर भी है, वह भी बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा यह कहना मुझ पर बहुत भारी पड़ा। बहू कीर्ति ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों भाई भाग कर आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है। कीर्ति ने कहा कि तुम्हारी माँ मुझ पर लालछन लगा रही है। दोनों बेटे मुझ पर ही बिगड़ पड़े और बोले कि घर में रहना है तो मुंह बंद रखो। दोनों ने धीरे धीरे मुझसे सारी चाबियां छीन ली और अपने बाप के बिजनेस को पानी में डुबो दिया। कर्जे वाले रोज़ आने लगे और उन्होंने मेरे पति की निशानी सोने की चीज़ों को देकर कर्जा उतारना शुरू कर दिया। कुछ बोलती तो बहू मारने दौड़ पड़ती थी। कई बार तो उसने मुझे मारा भी और बेटे उसका साथ देते रहे। मोहल्ले वाले शोर शराबा सुनकर समझाने भी आते तो उन्हें बेइज्जत करके अपने घर का मामला बताकर भगा दिया जाता था। मैं किसी से मदद भी न ले सकती थी, कहकर उमा जी ने अपने जख्मों को दिखाते हुए कहा, देखिए डॉक्टर साहिबा, जिन जख्मों का आप इलाज कर रही हैं यह उनके ही दिए हुए जख्म है। कितनी बार दोनों बेटों ने बेदर्दी से मारा। कीर्ति मेरे हाथ पीछे पकड़ लेती थी और दोनों मुझ पर हाथ उठाते थे। एक दिन मुझे घर के कागज़ों पर साइन करने के लिए इतना मारा कि मुझे लगा कि आज यह मुझे जान से ही मार देंगे। मैंने साइन नहीं किए क्योंकि वह घर बेचना चाहते थे जो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। तीनों नालायक उस पैसे को भी बैठकर खा जाना चाहते थे। इस कारण मैं उनसे किसी तरह बचकर भागी और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोनों बेटों के साथ बहू भी शराब पीती थी और जब रात को तीनों नशे में सो रहे थे तो मैं मौका पाकर बाहर भाग आई। कहते हुए उमा जी की दर्द भरी रुलाई फूट पड़ी। 70 साल से ज़्यादा उम्र की उमा जी अपने बच्चों के हिंसक व्यवहार का शिकार हुई थी, जिसके लिए माफ़ी न्याय संगत नहीं बल्कि इसकी तो सज़ा होनी चाहिए थी। जब यही बात डॉक्टर ने उनसे कही तो उन्होंने जवाब में कहा, नहीं डॉक्टर, मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। उनको दोष क्या दूं? अपनी ही औलाद को जेल तो नहीं भेज सकती ना। डॉक्टर ने कहा, वास्तव में तो उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर आप पुलिस से शिकायत करेंगी तो तीनों सड़क पर आ जाएंगे। सब कुछ आपका ही तो है। उमा जी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, वैसे तो मकान के सिवा कुछ बचा ही नहीं है
और अब मैं उनसे सिर की छत नहीं छीनना चाहती। मैं तो अपना जीवन कहीं भी रहकर काट लूँगी। डॉक्टर उनकी बातें सुनकर हैरान थी कि एक माँ का दिल ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर ने उनकी मदद करने की ठान ली। उस समय तो कैंप खत्म करके डॉक्टर चली गईं। डॉक्टर का आना जाना गुरुद्वारों में सुबह के 2 घंटे होता था और बाकी समय वह अपने क्लिनिक में बिताती थी। शहर की जानी मानी महिला डॉक्टर थी और दिल की नेक भी कि गुरुद्वारे में सेवा देने चली आती थी। एक दिन उन्होंने उमा जी से कहा, आप मुझे अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट दे देंगी तो मैं आपकी सरकारी पेंशन बंधवा दूंगी। मेरे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, वह आपका काम कर देंगे। उमा जी सुनकर खुश हुईं क्योंकि इससे उन्हें खाने के साथ कुछ पैसे भी हर महीने मिलने वाले थे। उमा जी ने झट से अपने कागज़ लाकर दे दिए और डॉक्टर उसके बाद चली गई। डॉक्टर ने उनके कागज़ अच्छे से चेक किए तो पाया कि उस पर एक फ़ोन नंबर भी था। डॉक्टर ने वह फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से मिला दिया और कहा, मुझे उमा जी से बात करनी है। पीछे से आवाज़ आई जो कि किसी महिला की थी। उमा जी तो अब नहीं हैं, आपको उनसे क्या लेना देना है? डॉक्टर ने कहा, पहले बात सुन लीजिए। उनके पति की एक बीमा कराया हुआ था जिसमें वह नामनी हैं। उनके पति की मौत के बाद वह उनका ही है, वह इसमें नामनी थी तो अब उनको आना पड़ेगा। फ़ोन पर उस औरत ने सुनते ही कहा, कितने पैसे हैं? डॉक्टर ने कहा, 1 करोड़ रुपए हैं। रकम सुनते ही उस महिला के होश उड़ गए। उसने तुरंत कहा कि कहाँ आना है, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा कि उमा जी को लेकर आना पड़ेगा, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने थोड़ा रुक कर कहा, ठीक है, हम उनको लेकर आ जाएंगे। इसके बाद फ़ोन कट गया। डॉक्टर का तीर निशाने पर लगा था और औरत ने, जो कि उमा जी की बड़ी बहू थी, उसने तुरंत अपने पति यानी कि राज को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जल्दी से अपनी दुकान छोड़कर घर आ गया। उसने आकर कहा, कीर्ति सही तो बताओ कि किसका फ़ोन था? और कीर्ति ने सारी बात फिर से बता दी। इतने में उसका छोटा भाई भी आ गया। दोनों इतनी बड़ी रकम को कैसे भी छोड़ना नहीं चाहते थे। लालच में इतने अंधे हो गए थे कि यह भी नहीं सोच रहे थे कि उमा जी के बिना पैसे मिलेंगे ही नहीं। कीर्ति ने कहा, ऐसा करते हैं कि किसी को तुम्हारी माँ बनाकर ले जाते हैं। राज ने तुरंत कहा, अरे तू पागल है क्या? फ़ोटो आईडी लगेगी और उससे पहचान हो जाएगी। छोटे भाई ने कहा, फ़ोटो आईडी तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन बस माँ की उम्र की औरत का इंतज़ाम कर लो। बीमे की नामनी में फ़ोटो नहीं लगती है। उनको क्या पता कि हमारी माँ कौन सी है। सबको उसकी बात सही लगी। इसके बाद सब कागजात का इंतजाम करने में लग गए। कुछ दिन में नकली पेपर बनवाए गए और एक महिला को कुछ पैसों का लालच देकर माँ बनने के लिए राजी कर लिया गया। अब कागज़ तैयार थे जिनमें सारी जानकारी नाम के साथ उमा जी की थी और फ़ोटो इस महिला की थी। राज ने एक दिन फिर से फ़ोन लगाया और कहा, मैडम कहाँ आना है? आपका फ़ोन हमारे पापा के बीमे के पैसे के लिए आया था। आप बताइए कि हम अपनी माँ को कहाँ लेकर आएं। डॉक्टर को तो इसी फ़ोन का इंतज़ार था। उन्होंने एक जगह बैंक में बुलवा लिया। वहाँ उनके कुछ जानकार थे। इस कारण इस नाटक को अंजाम देने में कुछ लोग उनके साथ मिल गए। राज अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ नकली माँ को लेकर बैंक पहुँच गया। जैसे ही
काउंटर पर उन्होंने कहा तो उन्होंने माँ के बारे में पूछा। उन्होंने नकली माँ को नकली कागजों समेत उनके सामने खड़ा कर दिया। उमा जी के दिए सभी कागज़ों को उन्होंने उन नकली कागज़ों से मिलाना शुरू कर दिया। आधार कार्ड के नकली होने की पुष्टि तुरंत हो गई, लेकिन यह बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी और कुछ सवाल उस नकली माँ बनी औरत से पूछने लगे तो जवाब न दे पाई। इससे पहले कि तीनों इस परिस्थिति से बचकर भागते, डॉक्टर जो कि एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी, उन्होंने तुरंत एक कॉल किया और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। फर्जी कागज़ बनाने के और माँ को घर से बाहर निकालने के केस में उन सबको अपने साथ ले गई। डॉक्टर तुरंत गुरुद्वारे पहुंची और जाकर कहा, चलिए उमा जी, आपको आपकी पेंशन दिलवाते हैं, मेरे साथ चलिए, ऑफिस में आपके साइन करवाने हैं। उमा जी खुशी से फूली नहीं समाई और तुरंत उनके साथ चल दी। डॉक्टर खुद अपनी कार चलाकर उन्हें साथ ले गई, मगर जब पुलिस स्टेशन के बाहर कार रुकी तो उमा जी कुछ हैरान हुई और पूछने लगी, डॉक्टर साहब, हम यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ अंदर चलो, कुछ काम था, बस अभी हो जाएगा। उमा जी को डॉक्टर पर काफ़ी विश्वास था, इसी कारण वह उनके साथ तुरंत ही अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो हैरान हो गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, आपका ही इंतज़ार हो रहा था, यही हैं क्या उमा जी? उमा जी इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर कई सवाल थे जिनके जवाब उन्हें कुछ ही देर में मिलने वाले थे। अपनी माँ को देखकर तीनों तुरंत उठकर आ गए। माँ, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। उमा जी सबको यहाँ देखकर चौंक गई थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ सब कैसे? क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, यह क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। इतनी फरेबी औलाद भला क्या सच बताएगी? इसके बाद इंस्पेक्टर ने सारी बात उमा जी को बताई। उमा जी धम से वहीं ज़मीन पर बैठ गईं और आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उमा जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अपने वह जख्म दिखाइए जो इन तीनों ने आपको दिए हैं और जिनका इलाज मैं ही कर रही हूँ। उमा जी ने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर की तरफ देखने लगी तो डॉक्टर ने कहा, उमा जी, यही मौका है, इन तीनों ने आपके साथ जो भी किया है वह सब इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए, इनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। उमा जी खामोशी से उन तीनों को एक तरफ देखने लगी तो तीनों तुरंत उनके पैरों में पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, नकली माँ लाकर अपनी माँ का पैसा ले जाना चाहते थे। भले यह सब डॉक्टर मैडम का ड्रामा था, लेकिन तुम्हारी असलियत भी सामने आ गई। अगर यह सच में होता तो तुम लोग तो इसी तरह अपनी माँ का पैसा खा जाते। नकली माँ और नकली कागज़ बनाकर तुम लोगों ने 420 का काम किया है, अपनी माँ को मारा पीटा भी है और अब इसलिए सज़ा तो ज़रूर होगी। तुम्हारी माँ की लाचारी तो मैं देख ही रहा हूँ कि वह बेचारी तुम्हारी शिकायत तक नहीं कर पा रही है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को आवाज़ लगाकर तीनों को अंदर बंद करने का कहा तो तीनों रो रो कर माफ़ी मांगने लगे और अपनी माँ के कदमों में गिर गए। बहू कीर्ति पैर छूकर कहने लगी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार उमा जी से रहा ना गया और उन्होंने उसको ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तो तब भी माँ थी, लेकिन तुमने समझा कहाँ था। नौकरानी से ज़्यादा तो अहमियत ही नहीं दी। माँ होती तो क्या मुझ पर हाथ उठाती?
उमा जी ने दिल खोलकर सारी बातें कह डाली और तीनों सिर नीचे करके जमीन को देखते रह गए। आज माफ़ी मांगने का असर नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे, क्योंकि माफ़ी मांगने का सही समय तो कब का निकल चुका था और आज तो सज़ा का समय था। उमा जी ने इंस्पेक्टर से कहा, इनको अपने हिसाब से सज़ा दे दीजिए, मैं कानून के बीच में नहीं आना चाहूँगी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को ढेरों धन्यवाद कहा। उमा जी को अपने घर पर कब्जा मिल चुका था, जिसको उन्होंने एक एनजीओ की मदद से वृद्धा आश्रम में बदल दिया था और अपनी जैसी विधवा औरतों को सहारा देने का काम करने लगी थी। इस काम में डॉक्टर भी मदद किया करती थी। उमा जी अब उसी विधवा आश्रम में ही रहने लगी। अब उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। तो दोस्तों, डॉक्टर ने उमा जी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।